नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दिल से स्वागत है मेरे हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही भयानक और रहस्यमयी है। जल्दी से हेडफोन लगा करके तैयार हो जाओ, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल पर खड़ा मैं चाय का कप हाथ में लिए आगरा के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यात्री कृपया ध्यान दें, मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 3:52 पर पहुंचने वाली है। अनाउंसमेंट सुनते ही मैंने अपने कप से चाय का आखिरी घूंट लिया और स्टॉल के काउंटर पर कप रखकर प्लेटफॉर्म की तरफ लपका। थर्ड एसी के B1 कोच में 5 नंबर की बर्थ थी मेरी। सो प्लेटफॉर्म पर जहां इस कोच के ठहरने का मार्ग था वहां खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। दोस्त के भाई की शादी में जा रहा था और तीसरे दिन ही वापस आ जाना था। तो सामान के नाम पर मेरे पास केवल एक ब्रीफ केस था जिसमें 2 दिन का दैनिक जरूरत का सामान था। सीटी की आवाज़ के साथ छुक छुक करती ट्रेन नज़दीक आ रही थी। मैंने घड़ी में देखा, ठीक 3:52 हो रहे थे। मुझे खुशी हुई कि इन दिनों अधिकांश रेलगाड़ियाँ समय पर आती जाती है। ट्रेन रुकी और मैं चढ़कर अपनी बर्थ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। आश्चर्यजनक रूप से आज यात्रियों की अधिक भीड़ नहीं थी। जहां मैं बैठा था उसके सामने वाली बर्थ पर खिड़की के पास एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे। आमने सामने वाली दोनों व बाजू वाली बर्थ पर भी हम दोनों के अलावा और कोई यात्री नहीं था। मेरे साथ 3-4 और यात्री भी इस कोच में चढ़े अवश्य थे, किंतु वह लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे। 3 मिनट के बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। मैं खिड़की से बाहर विपरीत दिशा में जाते दिख रहे पेड़, उनके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियों की कतारें और दूर तक फैला आसमान देखने में व्यस्त हो गया। आसमान में बादल छितराए हुए थे। मैं मग्न होकर प्रकृति की छटा निहार रहा था और मंद मंद गुनगुना रहा था, ये कौन चित्रकार है, ये कौन है। 10-15 मिनट हुए होंगे कि ट्रेन ने अपनी दिशा बदली और खिड़की से मेरी सीट पर धूप अंदर तक आने लगी। मैं खिड़की को बंद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका शटर खराब था। मैं चुप्पी तोड़कर सामने बैठे सज्जन की ओर मुखातिब हुआ। अंकल, इधर धूप आ गई है, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ, आइए ना, मुझे खुशी होगी। मैं उनके पास जाकर के बैठ गया। वह महाशय अब भी चुप थे। अतः बोरियत मिटाने के लिए मैंने ही उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? आगरा जा रहा हूँ, अपनी बेटी के पास। उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बता दिया। कहाँ रहती है आपकी बेटी? आगरा में। मैं भी आगरा ही जा रहा हूँ, एक शादी में। वो कहते हैं ग्वालियर रोड पर शक्ति नगर कॉलोनी में सर्वोदय मिल के बगल में है उसका ससुराल। ओह, तो इनकी बेटी शक्ति नगर में रहती है। मेरे दोस्त का मकान भी तो शक्ति नगर में ही है। मैंने ध्यान से देखा, उनके चेहरे पर उदासी थी। मैंने उत्सुकतावश फिर पूछा, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? तो वो कहते हैं जयपुर से। संक्षिप्त में उत्तर दे दिया। बेटी के पास जाने में खुशी नहीं है आपको? मैंने पूछा। तो वो कहते हैं, अरे बेटा, वह तो जिंदगी है मेरी, उसके सिवा है ही कौन मेरा। बुझी बुझी नज़रों से मेरी ओर देखकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानना चाहते हो मेरी उदासी का कारण? मैं कुछ कहता इसके पहले ही टीटी आ गया। उसके द्वारा मांगे जाने पर मैंने टिकट अपने पर्स से निकाल कर दिखा दिया। टीटी हमारे सामने वाली बर्थ पर बैठ गया और मेरा टिकट देखने के बाद अपने हाथ में पकड़ी सीट को ध्यान से चेक करने लगा। पटरियों की आवाज़ के साथ ट्रेन की रफ्तार कम हो रही थी। शायद अगला स्टेशन आने वाला था। टीटी उठा और कोच के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। उसने मेरे पड़ोसी सज्जन से टिकट नहीं मांगा था। बहुत झुंझलाया मैं, यह टीटी का बच्चा जरूर इस बुजुर्ग का मिलने वाला है, तभी उससे टिकट नहीं मांगा। कैसे तरक्की करेगा यह देश? फिर अपनी नकारात्मक सोच पर अफसोस हुआ मुझे। हो सकता है गांधीनगर स्टेशन पर ट्रेन में मेरे चढ़ने से पहले उसने इनका टिकट चेक कर लिया हो। प्लेटफॉर्म आने पर मैंने देखा यह दौसा स्टेशन था। 4:40 हो रहे थे। केवल एक युवती इस स्टेशन से चढ़ी और वह भी आगे बढ़ गई। ट्रेन 2 मिनट रुककर फिर आगे बढ़ चली। टीटी अगले कोच के लिए चला गया था। हाँ अंकल,
आप कुछ कह रहे थे? मैं उन सज्जन की कहानी जानने को बहुत उत्सुक हो रहा था। तो वो कहते हैं, हाँ बेटा, सुनोगे मेरी कहानी? मेरी ओर देखा उन्होंने। मैं बोला, हाँ जी बताइए। मेरी उत्सुकता देखकर वह शुरू हो गए। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों को मैंने समान रूप से प्यार किया और दोनों की अच्छी परवरिश की। हम साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। जिंदगी अभाव में रहते हुए गुजरी। मुझसे भी ज़्यादा मेरी पत्नी ने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में त्याग किया। अपना निवाला उन्हें खिलाकर खुद भूखे रहना भी उसे गंवारा था। ऐसे ही त्याग और तपस्या के चलते अल्पायु में वह इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद यथाशक्ति मैंने दोनों को पाला पोसा और अच्छी शिक्षा दिलवाई। बेटी को एमए तक पढ़ाया और बेटे को इंजीनियरिंग करवाया। बेटे की पढ़ाई के लिए तो मुझे मेरा छोटा सा 2 कमरे का पुश्तैनी मकान भी बेचना पड़ा। पहले बेटी की और उसके 1 साल बाद बेटे की शादी कराई। इतना कहकर आनंद जी पुनः रुके। अब मुझे भी उनकी बातों में रस आने लगा था। मैंने उत्सुक निगाहों से उनकी आंखों में देखा। आनंद जी ने फिर कहना शुरू किया, अब मेरा अपना कोई घर नहीं रहा था। जयपुर में बेटे नरेश के पास ही रहने लगा। बेटी रजनी अपने परिवार के साथ खुश है। वह तो बहुत कहती है कि मैं उसके साथ रहूं, मगर बेटी के घर में कोई हमेशा कैसे रह सकता है। मेरी अपनी संपत्ति के नाम पर पत्नी के कुछ गहने हैं जो एक बक्से में ताले में रखता हूँ। तुम कहोगे बक्से पर ताला क्यों लगाता हूँ? तो भाई दरअसल बहू के चुनाव में भूल हो गई थी मुझसे। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे उसके बिगड़े रंग ढंग दिखने लग गए थे, इसलिए सावधानी तो जरूरी थी ना। प्राइवेट नौकरी थी मेरी, तो कोई पेंशन वेंशन भी नहीं मिलती। साल भर में ही बेटे बहू को मेरी 2 रोटी भी भारी लगने लगी। कभी नरेश दौरे पर बाहर होता तो उसके पीछे से बहू खाना भी भरपेट नहीं देती थी। नरेश का व्यवहार शुरू में तो बहुत अच्छा था, मगर पिछले कुछ दिनों से अपनी बीवी के बहकावे में आकर मुझ पर चिड़चिड़ाने लगा था। ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ा दी थी उसकी बीवी ने। 2 पल के लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर आनंद जी कहना जारी रखा, अब बेटा मुझे भूखे रहना तो इतना तकलीफ नहीं देता था, किंतु बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी 2-3 दिन पहले मैंने नरेश से कह दिया कि अगर उन्हें मुझे साथ रखने में दिक्कत है तो मैं बेटी के पास चला जाता हूँ। उन दोनों ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने उनके चेहरे पर खुशी की चमक देख ली थी। मैंने आज का टिकट कल सुबह ही ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि बेटी के घर कितने दिन रह सकूंगा, किंतु दिन भर बहुत खुश था कि चलो यहाँ से अभी तो मुक्ति मिलेगी। मैंने अपने कपड़े लत्ते संभाले और अपने बक्से में रख लिए। आज का टिकट था, सो मैं रात को बड़ी तसल्ली से सोया। मैं खामोशी से आनंद जी की यह दुखद भरी कहानी सुन रहा था। आनंद जी कहते जा रहे थे। देर रात को अचानक मेरे अपने मुंह और गले पर दबाव महसूस किया। मैंने देखा बहू पूरी ताकत के साथ तकिया मेरे गले व मुंह पर रख कर दबा रही थी। मैंने चिल्लाकर नरेश को आवाज़ लगाने की कोशिश की, किंतु मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी। दूसरे ही क्षण में मैंने अपने हाथ ऊपर करना चाहा तो उठा ही नहीं पाया। मैंने देखा नरेश भी वहीं खड़ा था। उसने मेरे हाथ पकड़ रखे थे। अचरज और दुख से मेरी आंखें फैल गई। यह मेरा बेटा था जो मुझे मारने में अपनी बीवी की मदद कर रहा था। बेहोश होते होते मैंने सुना बहू कह रही थी, बुढ़ा गहने बेटी को देने के लिए साथ ले जाना चाहता था। छुट्टी हुई इसकी, चलो सोते हैं अभी तो। कल सुबह उनके जागने के पहले ही मुझे होश आ गया और बिस्तर से उठकर मैं उनके घर से निकलकर रेलवे स्टेशन आ गया। लेकिन अंकल, आपका बक्सा कहाँ है? मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। जल्दी जल्दी में मैं बक्सा साथ में लाना भूल गया बेटा। मैंने आगे की कहानी जानने के लिए आनंद जी से पूछा। तो अंकल, आप यहाँ आगरा में अपनी बेटी के पास कितने दिन रहोगे? पता नहीं बेटा, लेकिन कुछ दिन तो रहूँगा ही। आखिर वह लोग आपके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? बहू कैसी भी हो, किंतु नरेश तो आपका बेटा है। कैसे तैयार हो गया वह आपको मार डालने के लिए? आपको वहाँ रुककर उन दोनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। मैंने आक्रोशित होकर कहा।
कैसे शिकायत करता। मैंने रेस की अपने बेटे की, जिसके लिए मैंने और मेरी पत्नी ने ना दिन देखा ना रात। जिस औलाद के लिए हमने अपनी ज़िंदगी खफा कर दी, उसे जेल भेजने का कलेजा मैं कहाँ से लाता बेटा। उनकी बातें इतना तल्लीन होकर सुन रहा था मैं कि कब ट्रेन रुकी और अगला स्टेशन बांदी कुई आ गया, पता ही नहीं चला। चाय 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 आवाज़ लगाते एक लड़का चाय की केतली लेकर ट्रेन में चढ़ गया था। मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं थी, हाँ कुछ खाने की इच्छा जरूर हो रही थी। मैंने आनंद जी से पूछा, आप कुछ नाश्ता लोगे? उन्होंने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं कुछ लेने के लिए ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर गर्म ताज़ा के नाम पर दो बार तेल में तली हुई पकौड़ियाँ मिल रही थी, सो केवल बिस्किट का एक पैकेट खरीद कर लौट आया मैं। बर्थ पर पहुंचा तो आनंद जी नजर ही नहीं आए। खिड़की के बाहर नज़र जमाए एक युवक बैठा हुआ था वहाँ। मैंने उससे पूछा, हेलो, यहाँ जो अंकल बैठे थे क्या वह बाहर निकले हैं? पता नहीं भाई साहब, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। मैं आया तब तो यहाँ कोई नहीं था, उसने जवाब दिया। मैंने ट्रेन के दरवाजे पर जाकर दाएं बाएं देखा, किंतु वह दिखाई नहीं दिए। ट्रेन चल दी, किंतु आनंद जी नहीं आए। मैंने अनुमान लगाया वह शायद कुछ खरीदने के लिए स्टेशन पर उतरे होंगे और फिर ट्रेन रवाना हो जाने के कारण किसी और डब्बे में चढ़ गए होंगे। आगरा आया तब तक रात के 8 बज चुके थे। मैंने शीघ्रता से अपना ब्रीफ केस उठाया, वह ट्रेन से नीचे उतर आया। शादी की व्यस्तता होते हुए भी मेरा मित्र सुरेंद्र खरे मुझे लेने स्टेशन पर आया था। एक दूसरे के गले मिले हम लोग दोनों। खरे से मिलकर इतनी खुशी हुई कि उस समय मुझे आनंद जी का ख्याल ही नहीं आया। रात का समय था और सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत था, लेकिन खरे की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी। मात्र 35 मिनट में हम उसके घर पहुंच गए। भाभी जी मुझे देखते ही बहुत खुश हुई, फिर उल्हाना देते हुए बोली, उठकर अकेले चले आए हो आप? भाभी जी को क्यों नहीं लाए? उम्मीद से है भाभी, वरना जरूर लाता। ओहो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कहकर वह चाय बनाने चली गई। उसी समय हमारे एक अन्य मित्र मुन्ना लाल ने कमरे में आकर मुझे चौंका दिया। खरे ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह भी चित्तौड़ से आज सुबह ही आया है। मिलने जुलने की औपचारिकता के बाद अब मुझे फिर से आनंद जी का ध्यान आया। चाय आई तब तक मैंने दोनों को ट्रेन का सारा वाकया बताया। सारी कहानी सुनकर खरे ने कहा, वह महाशय भी पहुंच ही गए होंगे उनकी बेटी के घर। अगर तुम चाहो तो कल उनसे मिल आना। जो पता उन्होंने बताया है उसके अनुसार तो पास में ही होगा उनकी लड़की का मकान। अब चाय पीकर तुम लोग चाहो तो गपशप लगाओ या फिर थोड़ा फ्रेश हो लो। मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ। वह मुझे मेरा कमरा दिखाकर किसी काम से बाहर चला गया। अगले ही दिन दोपहर खरे से कार मांगकर मैं मुन्ना लाल को साथ लेकर आनंद जी के लिए निकला। रास्ते में मुन्ना लाल ने मुझसे पूछा, अम्मा यार, तुम्हें आनंद कुमार जी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो मैंने उसे जवाब दिया, यदि वह मेरे साथ आगरा उतरते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह बांदी कुई में उतरकर वापस डिब्बे में नहीं आए, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। वैसे भी वह बहुत रास्ते से गुजर रहे थे, मैंने जवाब दिया। आनंद जी की बेटी रजनी का घर पास में ही था, सो पूछताछ कर वहाँ पहुँचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे। दरवाजे पर कॉल बेल दबाने पर एक अधेड़ सज्जन बाहर आए और प्रश्नसूचक निगाह हम पर डाली। मैंने कहा, रजनी जी यहीं रहती है क्या? दरअसल हमें उनके पिता आनंद कुमार जी से मिलना है, जो कल आपके यहाँ आए हैं। उन्होंने आश्चर्य से हमारी ओर देखा और बोले, रजनी मेरी बहू है। वह और मेरा बेटा दोनों आज सुबह ही जयपुर गए हैं, क्योंकि आनंद कुमार जी का कल देहांत हो गया है। आपसे किसने कहा कि वह यहाँ आए हैं? मैं तो जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा, सिर चकराने लगा था मेरा, पर तुरंत संभाला अपने आप को। रजनी के ससुर और मुन्ना लाल दोनों ही मेरी ओर देख रहे थे। उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देकर क्षमा मांगकर लौट पड़े हम। तो क्या ट्रेन में आनंद जी की आत्मा थी मेरे साथ, जो बेटी के यहाँ जाने की इच्छा पूरी करने के लिए ट्रेन में आई थी? मैं मुन्ना लाल के साथ कार में बैठ गया। वह कुछ बोल रहा था, किंतु मैं सुन नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो जा रहा था।
तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानियों को आवाज़ दूँ, तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiva001।